नमस्कार सभी को। मैं अजय गोस्वामी, जोधपुर राजस्थान से। मैं एक लॉयर हूँ। देश के अंदर आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय 3 कानून बने हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, जिसके विरोध में कुछ किसान लामबंद है, आंदोलन भी कर रहे हैं। और उनका एक ही एजेंडा है आज की तारीख में, वो ये कहते हैं कि इन कानूनों को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि ये जो कानून है ये एक क्रांतिकारी कदम है एग्रीकल्चर के फील्ड में। देश को एक बहुत इससे फ़ायदा होगा, हर किसान को फ़ायदा होगा, आर्थिक दृष्टि से भी फ़ायदा होगा और क्वालिटी वाइज भी क्रॉप में उन्नति होगी। सब कुछ अच्छा है। तो एक तरफ सरकार है जो कह रही है इसमें सब कुछ अच्छा है, एक तरफ किसान है जो कह रहे हैं ये पूरी तरीके से ख़राब है। और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते बड़ा, बीच में ये चर्चाएं चली कि इसमें कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता है। किसानों ने सुझाव भी दिए, उन सुझावों पे सरकार राजी भी हुई। उनका ये कहना है कि हाँ ठीक है, ये आपकी जो बात है वो हमें भी समझ में आ रही है कि ये अमेंडमेंट होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए। तो वो संशोधन हम करने को तैयार हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं वो संशोधन कर देते हैं और उसके बाद में इसको पारित कर देते हैं। तो भी किसानों का जो भी अगुवाई कर रहे हैं या जो भी आंदोलनकारी नेता लोग हैं वो उन्होंने बस एक चीज़ रट लगा रखी है कि नहीं, ये कानून तो हमको पूरी तरीके से निरस्त ही करवाना है। जब ये कृषि से रिलेटेड कानून है तो सबसे पहले ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझें कि ये कानून में क्या कुछ है। ऐसा क्या है जो सरकार कह रही है कि क्रांतिकारी कदम है, और ऐसा क्या है कि किसानों को लगता है जो भोजन का उत्पादन करते हैं, जो एक तरीके से ये सारी फसल उगाने का कार्य करते हैं, कि उनके हिसाब से ये कानून एक काला कानून है। तो इन दोनों चीज़ों में, और सारे किसान नहीं कह रहे, चाहे कुछ भी हो, ये सत्य है और इसको नकारा नहीं जा सकता कि मुख्यतः 2 स्टेट के किसान कह रहे हैं, और उन 2 स्टेट के भी सारे किसान नहीं हैं। उसमें भी 2 अलग अलग राय है। हरियाणा की बात करें तो उसमें भी ऐसा किसान भी है जो कह रहा है कि नहीं ये अच्छा है, ऐसा किसान भी है जो कह रहा है कि नहीं ये गलत है। तो मगर कोई बात नहीं, गलत अगर लाखों की संख्या में लोग कहें, हजारों की संख्या में कहें, चाहे एक अकेला आदमी भी कहे, अकेले आदमी को भी ये अगर कोई चीज़ गलत लगी है तो वो कहने का अधिकार है, उसका भी बराबर का अधिकार है। तो अगर किसी ने कोई चीज़ कही है और इतने ठंड में, इतने ठिठुरन में अगर वो लोग आज इतनी संख्या में वहाँ बैठे हैं और वो गलत करें, तो उस आंदोलन का सम्मान करना पड़ेगा। प्रजातंत्र में तो हर आंदोलन का सम्मान करना पड़ेगा, और आंदोलन क्यों है उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ जायज़ है उसको मानना पड़ेगा, कोई नाजायज़ मांग जैसी लग रही है तो आंदोलनकारियों को समझाना पड़ेगा। और आंदोलनकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम सरकार का, पब्लिक का, हम सबका है। तो हम आंदोलन की जो ताकत है उसके महत्व को समझते हुए कभी भी उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। तो ये चीज़ें इस सब विषय से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए, कृषि कानून में विरोध में जो मुख्यतः जो बातें आपको सुनने को मिल रही है, एक तो ये सुनने को मिलता है कि विरोध करने वाला कह रहा है कि भाई जो फेवर में बात कर रहा है वो सरकार कह रही है, सरकार तो कह रही है मेरा कानून पढ़ लो, जो हम पढ़ेंगे। विरोधी क्या कह रहे हैं? विरोधी कह रहे हैं किन मुद्दों पर अड़े हुए हैं? APMC खत्म हो जाएगी। APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मतलब कृषि मंडियां। सरकार कह रही है नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। किसान कह रहे हैं MSP खत्म हो जाएगी, MSP पे आप कानून बना के दो। MSP पे आज तक कानून नहीं है। सरकार कह रही है MSP खत्म नहीं होगी, और MSP पे कानून आज तक नहीं है, तो इस कानून का MSP से संबंध नहीं है। सरकार का ये कहना है ये अलग चीज है, MSP अलग चीज है। MSP मतलब मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस। दोनों के जो अलग अलग पहलू है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं किसी एक पर्टिकुलर पक्ष की या विपक्ष की अभी बात नहीं कर रहा। तीसरा जो बात है उसमें किसान ये कह रहे हैं कि इस कानून के आने से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे खेतों के, हमारी ज़मीनों को हड़प लेगी, और हमारे आने वाली पीढ़ी के पास में न खेत बचेगा न खेती बचेगी, और हम बर्बाद हो जाएंगे। सरकार कह रही है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि इसमें ऐसा स्पष्ट लिखा है कि कभी भी आपके खेतों को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होने वाली है। आप जो ये कानून है, नया कानून है, इससे आपको सदा बेनिफिट ही होगा। ये 3 मुख्यतः बातें हैं जिसको लेके। चौथा जो है वो ये कि इसमें ये कहा गया कि इस कानून के अंदर, क्योंकि हर कानून में जब कानून बताया जाता है तो ये भी बताया जाता है कि इस कानून की पालना अगर नहीं होती है या इस कानून के तहत कोई कार्रवाई होती है और उसमें कहीं कमी है, तो वो जो झगड़ा पैदा होगा तो उसका समाधान कैसा होगा। तो जो एक मैकेनिज्म बताया गया है एक समाधान करने के लिए, जो कि न्याय करने के लिए जो व्यवस्था बताई गई है, उसमें इस एक्ट में सिविल कोर्ट जो है, जो न्यायालय है, उनको बाहर रखा गया है। और ये कहा गया कि SDM और कलेक्टर इससे रिलेटेड
इस कानून के तहत जब कार्य होंगे, जब खेती होगी, उससे जो भी झगड़े फसाद पैदा होंगे तो उसका समाधान एसडीएम कलेक्टर करेंगे। तो आंदोलनकारियों का ये कहना है कि एसडीएम कलेक्टर तो खुद सरकार के नुमाइंदे होते हैं, वो तो कार्यपालिका का हिस्सा है, कार्यपालिका का तो काम ही सरकार के निर्देश की पालना करना है। तो जब आंदोलनकारियों ने सरकार को ये कहते हुए कटघरे में खड़ा कर रखा है कि ये सरकार किन्हीं अमीर जो व्यापारी हैं, जो घराने हैं, उनके निर्देश पे काम कर रही है, तो वो जब वो निर्देश सरकार को देंगे तो सरकार कार्यपालिका को देगी, तो कार्यपालिका हमारा न्याय क्या करेगी। तो ये 4 मुख्य इशू है जिसको लेके उनका मुद्दा है। तो इस चौथे मुद्दे को लेके सरकार ने कहा कि ये बात अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इसमें न्यायालयों की भी व्यवस्था कर देते हैं, हम कुछ और अल्टरनेट निकाल लेते हैं, आपके सजेशन को हम मान लेते हैं। तो इस तरीके से 4-5 लेवल की वार्ता भी चली, 6 लेवल की शायद चली है, 7वें लेवल की आज कल में होनी है। तो सरकार एक तरीके से करिए कि आपके जो अमेंडमेंट है 2, 4, 5 जो आपने बताए हैं वो हमें सही लग रहे हैं, हम इसमें इंसर्ट कर देंगे और वो हम तैयार करके ओके करके और इस कानून को पारित कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा कानून है, आपके लिए फायदेकारी है। लेकिन आंदोलनकारियों ने तो रट लगा लिया कि नहीं, हम तो इसको खत्म करे बिना नहीं जाएंगे। तब यहाँ पे एक मुख्य समस्या आती है, क्योंकि जब 2 लोगों के बीच में झगड़ा है, झगड़े का सुलह तो किया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 लोगों का झगड़ा है, अब एक को तो मरना ही पड़ेगा और एक जिंदा रहेगा। यहाँ कोई वैसा तो कुछ मॉर्टल कॉम्बैट इस तरीके का तो कोई वो है नहीं। यहाँ पे सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए हैं, तो अब चर्चा तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि प्रजातंत्र में आंदोलनों के महत्व की में कमी नहीं आनी चाहिए, आंदोलन की महत्व हमेशा बना रहना चाहिए। साथ ही साथ सरकार जो चुनी गई सरकार है उसका महत्व भी बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम इस तरीके से कानून निरस्त कराने लगे तो फिर तो सड़कों पे कोई भी कानून कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं रिफॉर्मेशन होगा तो थोड़ा बहुत तो कुछ बदलाव आता ही है ना। अब वो रिफॉर्मेशन अच्छा है कि नहीं है, जिस दिन कंप्यूटर आया था या जिस दिन जब भी कभी बिजली का आविष्कार हुआ था और बिजली की बात चल रही थी, तो जो आविष्कारक थे उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, मगर आज बिजली के बिना रह सकते हैं क्या? कोई भी तकनीक आती है या कोई भी नई चीज़ आती है तो एक बार लगता है, तो हमें हर चीज़ को संदेह के घेरे से परे रह के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार हमने चुनी है, तो सरकार है, तो सरकार को हम कोई मुलजिम समझ के या एक ऐसा समझ के कि ये तो हमें ठगने के लिए, उन्हें वो कोई भी सरकार काम क्यों करती है कि हमें बार बार सत्ता मिलती रहे। 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। अब कोई कुछ भी कह रहा होगा, कोई समर्थक होगा, वो कहेगा कि अरे मोदी जी बहुत अच्छा, विरोधी मोदी जी के हर चीज़ को कोई भी चीज़ है तो उसके लिए गाली मोदी जी को दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता। अब 2014 में अगर मोदी जी आए तो मोदी जी ने भी समझा होगा ना, आज सम्मान का महत्व कौन नहीं समझता। आज मोदी जी को पता नहीं है कि इस तरीके का मैंडेट जो मेरे को मिला है वो नॉर्मली आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला, तो उस वे में मोदी जी लगे रहे, काम करते रहे। 2019 में उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि 2019 में जब वो आए तो 2014 से भी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ में आ गए। तो ऐसे में अगर वो कोई कानून लाए हैं, रिफॉर्मेशन लाए हैं, तो वो चीज़ को हमें समझना तो होगा। अब हम समझते हैं कि ये कानून क्या है। बेसिकली 3 कानून हैं, 3 कानूनों में से 2 नए कानून बने गए हैं और तीसरा एक कानून है जो ऑलरेडी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन है। कानून का मोटा मोटी खाका ये कहता है कि किसान जो अभी तक खेती कर रहा था वो खेती ऐसे होती है कि राज्य सरकार कृषि से रिलेटेड नियम कायदे बनाते हैं, राज्य सरकारों ने मंडियां बना रखी हैं, उन मंडियों के अंदर किसान जो भी निकटवर्ती मंडी जिस किसान की है वो किसान उन्हीं मंडियों में अपनी फसल बेचेगा, उसके अलावा वो कहीं बेच नहीं सकता। और मंडी में भी जाके बेचने का एक प्रोसेस है, रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, अगर रेगुलर भाषा में कहें तो आड़ती या दलाल या जिस तरीके से, तो वो उनके मार्फत ही बेचा जाता है। अब इन कृषि मंडियों को एपीएमसी कहा जाता है, मतलब ये एक ऐसी जगह जहाँ पे किसान को अपना सामान ट्रॉली में डाल के ले जाना होता है, वहाँ फिर बोली लगती है और एक फिक्स फॉर्मेट में वो माल बिकता है। अब इसके अंदर एक इशू ये भी है कि अब जैसे मंडी आए हैं तो मंडी में मान लीजिए 5 एजेंट है, 5 एजेंट ने अगर तय कर लिया कि अपने को इस भाव से ऊपर कुछ भी हो जाए नहीं खरीदना है, तो किसानों के पास में भी ऑप्शन नहीं है कि वो उस मंडी को छोड़ के किसी और जगह पे जा सके। क्यों? क्योंकि उनको बेचना उसी मंडी में ही पड़ेगा। आज जोधपुर का किसान सोचे कि मैं जाके उदयपुर में बेचाऊं या जयपुर में बेचाऊं, तो वो नहीं कर सकता इन कानूनों के तहत। तो ये तो हो गया एक मंडी की एक लिमिटेशन कि अभी तक का जो कानून ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते कि मंडी के अलावा आप कहीं और सामान को बेचो। ये कानून जब लाया गया था तब कहीं ना कहीं किसानों का हित देख के लाया गया था। उसका कारण ये है कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद में, आज़ादी से पहले जो खेती थी या जो भी था वो जमींदारों के पास में थी, रजवाड़ों के पास में थी, साहूकारों के पास में थी। तो ऐसे में किसान वर्ग जो कृषक वर्ग होता था वो एक तरीके से उसके साथ में एक ठगी सी सदा बनी रहती थी। उसको पैसा चाहिए, वो साहूकार के पास, जमींदार के पास में गया, उसने कागज पे अंगूठा लगा दिया, फसल जब कट रही है उस वक्त वो जमींदार और साहूकार आए और वो बोले कि भाई आपसे हमारा इतना लेन देन बाकी है,
तो औने पौने दाम में जो भी है वो फसल किसान को बेचनी पड़ती थी। तो इस चीज़ से बचाने के लिए ये एपीएमसी का कानून लाया गया कि भाई ये किसान की जो खेती है ये सिर्फ और सिर्फ मंडी में ही बिकेगी, मंडी के बाहर अगर कोई खरीदता है तो वो कानूनन रूप से जुर्म है। तो इस तरीके से ये मंडियों की स्थापना हुई। तो ये है एक एपीएमसी। अब वर्तमान कानून क्या कहता है? वर्तमान कानून कहता है, ये जो नहीं शब्द है ना कि आप मंडी के अलावा नहीं बेच सकते, इस नहीं वर्ड को हटा दिया है और कहता है कि आप मंडी के अलावा भी बेच सकते हैं। आप और इसके लिए आपको ऑनलाइन बेचना चाहे तो ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। इसके लिए आप किसी संस्था को बेचना चाहे, किसी कंपनी को बेचना चाहे, किसी फैक्ट्री को बेचना चाहे, आप किसी को भी बेचना चाहे बेच सकते हैं। और आप चाहें तो एपीएमसी इन मंडियों में जाके भी बेच सकते हैं। तो हम कहीं पे भी ये नहीं कह रहे, सरकार का ये कहना है। और ये कानून को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी यही है, एपीएमसी बरकरार रहेगी। बल्कि एक दो जगह पे तो एपीएमसी को रेफर भी किया गया है। तो किसी चीज़ को रेफर अगर कानून में किया गया है तो इसका मतलब है कि वो व्यवस्था तो हटने वाली नहीं है। अगर वो हटनी होती तो वो इस कानून में रेफर ही क्यों किया जाता? तो ये तो हो गया एपीएमसी की बात। दूसरी एक नया इशू लेके आ गए वो लोग, हरियाणा पंजाब के लोग इस चीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों है, उस चीज़ का कारण बताता हूँ। एमएसपी, मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस। मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस का मतलब ये होता है कि सरकार ने कुछ फसलों पे ये निर्धारित कर रखा है, वो फसल की उपज से पहले ही निर्धारित हो जाता है। इस साल जैसे कोई बुआई होनी है, जैसे ज्वार बाजरे की बुआई होनी है, तो बता दिया कि बाजरा 1 क्विंटल 1,000 रुपये का बिकेगा। तो किसान को अगर करना है बुआई नहीं करना है, वो उस हिसाब से तय करके वो उसकी बुआई करता है। तो वो जब मंडी में जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि इससे नीचे आपकी नहीं खरीद होगी। ये कानून है कि इससे नीचे खरीद नहीं होगी। अब असलियत क्या है? अब उन एमएसपीओ की आप असलियत, ऐसा जो आप खेती करते हैं चाहे नहीं करते हैं, मगर आप न्यूज अगर देखते हैं सुनते हैं तो आपने ये हमेशा सुना होगा। और किसानों को, और बल्कि जो आंदोलनकारी है किसान, ये खुद भी एक चीज़ कह रहे हैं कि हमें एमएसपी का भाव मिला ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं है। मंडियों में जाते हैं तो कालाबाजारी इतनी। मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22 फसलों पे है और प्लस एक गन्ने के ऊपर मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जो निर्धारण है वो उसका अर्थ मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस ही है कि गन्ना भी अगर बिकेगा तो पर क्विंटल इतने का बिकेगा। अब ये क्या है? ये है एमएसपी। तो टोटल सिर्फ 23 फसलों पे। अब क्या फसल 23 ही होती है क्या? इसमें फ्रूट नहीं शामिल, इसमें फल नहीं शामिल, इसमें फूल नहीं शामिल, इसमें एनिमल हस्बेंड्री नहीं शामिल। एग्रीकल्चर एक्ट में ये सभी इन्वॉल्व है। जो मछली पालन हो गया या मत्स्य पालन जिसको कहते हैं, या जो ये मुर्गी पालन होता है, या जो भी जानवरों का और भी जैसे भेड़ बकरियां, या फिर ये जो सुअरों को पाला जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसी में शामिल होती है। तो इन सब पे एमएसपी तो नहीं है। इनको तो निर्धारित नहीं किया गया कि आपको इतना ही करना, इसी पे ही ये प्राइस मिलेगी। तो जो वो कह रहे हैं हरियाणा पंजाब के किसान की हमारी एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो सरकार का ये कहना है कि एमएसपी नाम की तो चीज़ ही नहीं है इस एक्ट में, कोई संबंध। तो आंदोलनकारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं है? एमएसपी का कानून आप बनाओ। तो एमएसपी पे कानून आज तक ही नहीं बना हुआ। ऐसा नहीं है कि यही सरकार ने बनाई। एमएसपी पे भी कानून, ऐसे तो पता नहीं कितनी चीज़ों पे कानून अभी बनने बाकी हैं, बनेंगे या जो भी है, मगर एक चीज़ का दूसरी चीज़ से जब अगर संबंध ही नहीं है तो दूसरी चीज़ का रेफरेंस देख के एक चीज़ को नकार देना, ये भी तर्क संगत नहीं है। एमएसपी आई क्यों थी? एमएसपी आई इसलिए थी क्योंकि भारत के अंदर जिस तरीके की व्यवस्था थी आज़ादी के बाद में, तो ऑर्गेनाइज नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर, और न हमारे पास में इतने संसाधन थे, और हम गरीबी से उभर रहे थे। और 1964 और 1965 में एक जबरदस्त तरीके से अकाल पड़ा था, और उससे पहले चाइना से युद्ध हुआ था, तो इकोनॉमी वैसे ही तहस नहस हो रखी थी। फिर पाकिस्तान से युद्ध हो गया 1965 में, तो तब और ज़्यादा डैमेज उस टाइम हुआ। तो ऐसे में देश के अंदर भोजन आपूर्ति के लिए भी अनाज पर्याप्त नहीं था। तो ये एक सरकार के लिए चिंता का विषय था। तो इसके लिए किया क्या जाए, ताकि कम से कम हम हमारे भोजन के लिए तो किसी और देश पे तो निर्भर ना रहे। तब ऐसे में जो एक महान एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं स्वामीनाथन जी, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना को हम सब जानते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से। तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन में ये हुआ कि बेहतरीन किस्म का गेहूं का जो बीज है वो मैक्सिको से मंगाया गया, और अपन ज़्यादा से ज़्यादा, तब सरकार का ये मोटिव था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यतः गेहूं और चावल उगाएं, ताकि हमारे देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन के लिए अनाज सामग्री उपलब्ध हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब वो मंगाया गया तो इसको कहाँ उगाएं अपन कि जहाँ ज़्यादा पैदावार हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुख्यतः इस एरिया को चिन्हित किया गया, जहाँ बहुत उपजाऊ जमीन थी, पानी की कमी नहीं थी, आज भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ ये उगाया जाए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि वहाँ का किसान ये क्यों उगाएगा, तो उनको मोटिवेट कैसे करेंगे। तब सरकार ने कहा कि आप ये अनाज उगाइए, आपको हम हर तरीके का सहयोग करेंगे, जो भी तकनीकी सहयोग हो, जो पानी वगैरह जो भी है, खाद वगैरह, सारी इन चीज़ों में भी हम सहयोग करेंगे। उसके अलावा हम आपकी इस चीज़ को, आप जितना भी उगाएंगे उसको हम सरकार खुद खरीद लेगी।
अगर आपका कहीं बिकता है तो ठीक है, जो जितना भी नहीं बिकेगा वो हम खरीद लेंगे और एक फिक्स प्राइस हम दे देंगे, मिनिमम इतना पैसा तो हम देंगे, और वो जो मिनिमम इतना पैसा तो हम देंगे उसी को एमएसपी कहा गया, मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस, इतना तो हम देंगे। और वो जो चीज़ खरीद रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो चीज़ खरीदनी स्टार्ट करी, जितना वो पैसा दे रहे थे उसको वो प्रोक्योरमेंट अमाउंट कहा जाता है। तो वहां से एमएसपी शुरुआत हुई। तो एमएसपी की शुरुआत हुई, फिर क्या हुआ कि अब किसान, जिस किसान को ये मालूम हो कि मैं इतना ये फसल उगाऊंगा और मेरे को इस चीज़ का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो सबने दबा के बस फिर वो ही खेती करी। वो जब खेती करी तो फिर क्या है कि ये ही ढांचा एक चल पड़ा। तो क्या हुआ, इससे गेहूं और चावल ही उगने लगा। गेहूं और चावल, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जिस एजेंडे के तहत, जिस इंटेंशन के तहत चालू किया गया था, वो सफल भी रहा कि हमें पर्याप्त मात्रा में गेहूं और चावल चाहिए थे देश में, वो हमें मिल गए। इतना मिल गया कि हम दूसरे देश पे हमारे भोजन के लिए, गेहूं चावल के लिए निर्भर नहीं थे। तो इस तरीके से ये एमएसपी आई, प्रोक्योरमेंट आया। तो आज भी एमएसपी जरूर 23 फसलों पे है, मगर सरकार 2 ही खरीदती है, गेहूं और चावल। उसके अलावा एमएसपी है कि मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस ये रहेगा, मंडी में आप जाओगे तो इतने तक आपका दाम में मिल जाएगा। अब मिलता है कि नहीं मिलता है वो किसान भाई खुद जानते हैं कि किस तरीके का मंडी के अंदर तंत्र है, क्या सेटअप है। अगर इस सब पे भी चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, हम टू द पॉइंट इस पर रहें। तो बाकी फसल जो है उनमें एमएसपी, ये 2 को छोड़ दे तो 21 पे एमएसपी जरूर है, मगर वो बिकेगी तो बिकेगी, नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी, पर बिकेगी तो इतने भी बिकेगी, ये चीज़ कर रखी है। और यहाँ पे एफसीआई जो है वो खरीद लेता है गेहूं और चावल को, एफसीआई खरीदता है। तो उस आधार पे ये एमएसपी आया। अब लोगों को ये लग रहा है, और इस एमएसपी पे हिंदुस्तान में आज भी केवल 6% किसान है जो एमएसपी प्राप्त कर पाते हैं। 94% तो आज भी प्राप्त नहीं कर पाते एमएसपी प्राइस। और बल्कि ये स्थिति कहाँ की है, ये स्थिति है हरियाणा पंजाब की, जहाँ एमएसपी का चलन है और एमएसपी है। बाकी जगहों पर तो एमएसपी का है ही। आज अगर विरोध की बात करें तो जो विरोध में उतरे हुए हैं, जैसे बिहार में भी आरजेडी ने भी चक्का जाम किया, या जो भी वो विरोध किया। आपको पता है बिहार के अंदर 2006 से ये एपीएमसी और ये सारा सेटअप है ही नहीं, वहाँ इस तरीके से होता ही नहीं है वहाँ इन्हीं। और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ने लोकसभा में तो इस बिल को समर्थन दिया था, राज्यसभा में उन्होंने इस पर वॉकआउट किया या जो भी किया, एनसीपी है। तो विलासराव देशमुख की महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार थी, जब ये नॉर्म्स के तहत तो ओपन मार्केट खोले गए एग्रीकल्चर के लिए, और महाराष्ट्र में आज ओपन मार्केट है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर से इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ खेती इस तरीके से हो रही है। तो वो किस हिसाब से विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो उन्होंने न इस पे हाँ ना कुछ भी नहीं, मगर राजनीतिक रूप से विरोध हो रहा है तो सब विरोध में लग गए। तो ये एक बड़ी चिंता की भी बात है। अगर कोई भी कानून आता, अब पहले देखिए राजनीति में सरकारें किस लिए बनती है, सरकार बनती है कि कानून बनाएगी देश के लिए, उस हिसाब से काम होगा। अब फैशन क्या चल गया है, सरकार बनेगी, सरकार अब गिरनी कैसे चाहिए। विपक्ष का काम ये नहीं होता, विपक्ष का काम ये होता है कि सरकार काम करती रहे, सरकार काम करना रुके तब फोर्स करे कि आप काम करना बंद कैसे हो गए, या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कमी आ गई तो कि भाई ये कमी आई है, इस कमी को कैसे सुधारा जाए। आजकल क्या हो रहा है, सरकार कुछ भी करेगी, विपक्ष ऐसा बनेगा कि अपने को तो इसको गिराना है, इसको गिराना है, गिराना है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है ये चीज़। मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन के हिसाब से भी कहता हूँ, जो भी आज सत्ता से दूर हुए हुए बैठे हैं, शायद आपके इन एक्ट्स की वजह से आप दूर हैं। आप अब भी इस चीज़ पे वो आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें, और आपका दायित्व बनता है कि अगर आप सच्चे हितैषी हैं तो आप, मैं विरोध करने वालों से पूछता हूँ, आपने ये कानून पढ़ा? ये कानून वाकई अगर 2-3 अमेंडमेंट इसमें कर दिए जाएं, जैसे किसानों ने वो जो एक तो डिस्प्यूट, जो अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो उसका सॉल्यूशन जैसे कोर्ट के माध्यम से, एक तो वो हो जाए, और 1-2 और हैं जिसमें मैं आपको और बताऊंगा। अगर वो सब हो जाए तो ये इतना बेहतरीन कानून है, इतना रिफॉर्मेटिव कानून है। जो किसान विरोध कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो आने वाले समय में उनके बच्चों को इस चीज़ का फायदा होगा, क्योंकि आज वो किसान ही तो है जिसके पास में सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, हरियाणा पंजाब का किसान। तो ये जब एग्रीकल्चर में इतने बड़े रिफॉर्म्स आएंगे तो इसमें उन्नत तकनीक से खेती और ये सब कुछ होगा। तो आज सबसे बड़ा इशू यही तो रखा है कि किसान जो है वो अपनी खेती से दूर हो रहा है, और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा खेती में जाए। वो तो खुद ये चीज़ कह रहा है। वो क्यों कह रहा था? क्योंकि किसानों को अभी तक की जो व्यवस्था थी, जो मंडी सिस्टम था, ये था, ये सब चीज़ें एकदम जकड़ के रख दिया था। उनको एक मंच मिल ही नहीं रहा था कि वहाँ वो कुछ पैदावार करें। एक तो मंडियों का सिस्टम था कि मंडी में बेचोगे, वो नहीं हट गया तो आप कहीं पर भी बेच सकते हैं, किन्हीं को भी बेच सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हो गई। आज जोधपुर में बैठ के मैंने अगर बाजरा उगाया और उसकी कीमत मुझे जोधपुर में वो नहीं मिल रही और उसकी कीमत मुझे नागपुर में मिल रही है, तो मैं नागपुर के ट्रेडर को बेच दूंगा, संस्था को बेच दूंगा, व्यापारी को बेच दूंगा, किसी को जो है। और उसके लिए ये भी नहीं है कि अब पहले क्या कि भाई सारा माल लेकर मंडी में, अब तो ऑनलाइन है। आपका स्टोरेज कितना है आपने बता दिया कि मेरे पास इतना माल पड़ा है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे होगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो यही होगा ना कि स्टोरेज आपने बता दिया, फोटो क्लिक करके उसको चढ़ा दी कि ये माल है, जिसको खरीदना है वो आके चेक कर लेगा कि हाँ ये ठीक है, ओके डन। आपने ऑनलाइन दिखाया, आदमी आया, चेक किया, ओके हुआ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा आपको मिल गया आपकी मेहनत के अनुसार, बंदा अपना माल लेके गया। ये तो एक हो गया, एक कानून है जो कि भाई आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। दूसरा कानून है वो ये कहता है कि आप चाहें तो किसी के साथ मिलके भी खेती कर सकते हैं। और जब मिलके खेती करने की बात आ रही है तब भी इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि वो आदमी जो आपके साथ मिलके खेती करेगा उसको क्या नाम दिया गया? उसको स्पॉन्सर का नाम दिया गया। वो एक स्पॉन्सर मात्र होगा। वो आएगा, जैसे मैं हूँ किसान, मेरे पास कोई आया, मेरे पास 5 बीघा जमीन है, तो वो स्पॉन्सर कहेगा कि भैया, वो स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है जिस तरीके से जो खरीद रहा है, तो वो आया, उसने, कोई भी व्यक्ति आया, उसने कहा भैया ये हमारी कंपनी है, हम आयुर्वेद की दवाई बनाते हैं, हमारे को इस जड़ी बूटी के लिए ये वाला पौधा उगाना है, ये 5 बीघा में आप उगाइए, हम आपको इतना पैसा देंगे, इसके लिए ये बीज देंगे, ये तकनीक देंगे, हमारा एक्सपर्ट एडवाइजर भी आएगा, सब कुछ आएगा, और ये करना है। और क्रॉप कटिंग के दिन, जिस दिन होगा उस दिन जब आप मेरे को माल सप्लाई करेंगे तब मैं आपको ये पेमेंट दे दूंगा। उससे पहले भी जो शुरुआत में कोई खर्चे हैं तो उसके लिए भी वो स्पॉन्सर देगा। मतलब एक तरीके से किसान, कहते हैं ना कि गरीब किसान है, उसके पास में जमीन पड़ी है मगर 2 बीघा 3 बीघा का वो करेगा जब उसके पास में पैसा नहीं है। 2 बीघा 3 बीघा के लिए नहीं वो पानी उचित लगा सकता है, नहीं उसके पास ट्रैक्टर उचित बुआई के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का पैसा लगता है। तो आज अगर 2 बीघा 3 बीघा जमीन के हिसाब से भी किसी स्पॉन्सर को रिक्वायरमेंट ही 2 बीघा जमीन की है, तो इस डिमांड सप्लाई मिल गई। हाँ? जिसकी आवश्यकता आविष्कार की जरूरत नहीं है, जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब से वो संपर्क करेगा, खेती करेगा। तो जो दूसरा कानून है वो क्या कहता है? वो कहता है कि एक इस तरीके का एग्रीमेंट आप स्पॉन्सर के साथ कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट एक किसान भी कर सकता है, एक छोटे छोटे किसानों का एक समूह, छोटा ही जरूरी नहीं है, ये गाँव है, गाँव के सारे किसानों ने एक समूह बना लिया और उन्होंने एक बड़ी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। वो एग्रीमेंट, वो कंपनी कौन होगी? स्पॉन्सर हो गई, ये किसान हो गए। इस एक्ट में ये चीज स्पष्ट लिखी है कि इस एग्रीमेंट, जो आप एग्रीमेंट जो खेती करोगे उसका प्रॉपर एग्रीमेंट कर लोगे, कितने में रेट तय हुई है, कितना देना तय हुआ है, कितनी देर के लिए ये एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट की एक म्याद है कि एग्रीमेंट आप या तो एक जो फसल उगती है उतने टाइम पीरियड के लिए करोगे या मैक्सिमम 5 साल के लिए, इससे बियॉन्ड वो एग्रीमेंट भी नहीं हो सकता। तो स्पॉन्सर अगर कोई काम कर रहा है तो वो जो बार बार करें खेत चले जाएंगे। और एक बाकायदा स्पष्ट ये लाइन लिखी गई है कि कुछ भी हो जाए मगर किसान के जमीन से रिलेटेड कोई भी इसके अंदर नियम कायदा नहीं आएगा जिसमें जमीन अटकती हो या जहां जमीन को लेना हो। और मैं आपको वो एग्जैक्ट क्लॉज भी बताता हूं। ये है सेक्शन 15, notwithstanding anything contained in section 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under that section shall be initiated against the agricultural land of the farmer। मतलब कि 2 लोगों के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ, स्पॉन्सर और किसान के बीच में, और मान लीजिए कि स्पॉन्सर ने पैसा लगा दिया, किसान उस चीज को वैसा नहीं उगाया या किसान की तरफ से गलती रह गई, तो झगड़ा हुआ। तो झगड़ा होने के बाद में अगर किसान की तरफ से गलती है तो किसान से रिकवरी उतने ही पैसे की होगी जितना स्पॉन्सर ने लगाया था। और अगर स्पॉन्सर की तरफ से गलती है तो किसान को जितना मिलना था उससे 1.5 गुना मिलेगा। तो यहाँ पे भी किसान को बेनिफिट। दूसरा, किसान के लिए यह भी कह दिया गया कि किसान से जो वसूलना है उस रिकवरी का संबंध उसकी जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा कि वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसके बदले उसकी जमीन ले लो। तो ये स्पष्ट लिख दिया कि आप इस वहम में तो बिल्कुल भी मत रहना कि आपके इस चीज में आपकी जमीन के जाने की कोई खतरा हो। तो जमीन एकदम आपकी बची हुई है। दूसरा कानून में ये कह दिया कि इसके अंदर आप कंसिलिएशन के लिए एग्रीमेंट में ये क्लॉज डाल सकते हैं कि हम इस तरीके से अगर झगड़ा होता है इस तरीके से मध्यस्थता करेंगे, इस तरीके से हमारा मध्यस्थता का बोर्ड बनेगा। अगर फिर झगड़ा हो जाता है तो वो मध्यस्थता बोर्ड में जाएगा। वहां पे मध्यस्थता बोर्ड मतलब उसमें किसान का भी आदमी होगा, स्पॉन्सर का भी आदमी होगा, या इसमें एक वर्ड है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर कौन? जैसे कि हम देखते हैं कि गाँव में कि भाई फला आदमी है, इसकी बात मानी जाती है गाँव में, भाई इसको समझदार मानते हैं कि ये आदमी जो कहेगा इसकी बात हम मान लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को भी आप एग्रीमेंट का हिस्सा बना सकते हैं किसान की एश्योरेंस संतुष्टि के लिए, जिसका उस जमीन से भले ही लेना देना नहीं हो मगर किसान को लगता है कि हाँ भाई ये मेरे साथ रहेगा, या ये मेरे को राय देगा, या ये मेरा बुजुर्ग आदमी या जो भी है पढ़ा लिखा है मेरा गांव का, ये मेरे को समझाएगा, मेरे साथ रहेगा तो मेरे को थोड़ी प्रोटेक्शन रहेगी। तो उसको भी अगर वो शामिल करना चाहे बतौर एग्रीगेटर तो वो उसमें शामिल हो सकता है। वो उस कंसिलिएशन बोर्ड का एक सदस्य बन सकता है कि कल को कोई झगड़ा होता है तो वो वहाँ पे किसान की पैरवी करने के लिए वो है। उस कंसिलिएशन बोर्ड में भी अगर कोई चीज का समाधान नहीं होता है तो आप एसडीएम के पास जाओगे और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका सल्टारा करेगा मुद्दे का। 30 दिन में नहीं होता है तो आप उसकी सल्टारा करेगा। 30 दिन में जो भी डिसीजन होता है, कोई किसी पार्टी को लगता है कि नहीं मेरे साथ न्याय अब भी नहीं हुआ तो वो अपील कर सकता है कलेक्टर के पास में। अब ये चीज थी, वो भी 30 दिन का जो भी उसकी म्याद है उसमें उसको डिसाइड करना है।
अब इसमें किसानों का ये कहना था कि आप कलेक्टर और एसडीएम जैसा पहले बताया कि इनको बनाओगे तो फिर ये तो हमारे पक्ष में क्यों देंगे। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, ये आपकी बात जायज़ है, इसके अंदर हम ये करते हैं, आप अगर जो भी सुझाव देते हैं कि कोर्ट के मार्फत करना है या क्या करना है तो वो किया जा सकता है, वो अमेंडमेंट हम ले आएंगे। तो इसमें जब मैंने ये एक्ट पढ़ा तो मेरे को भी एक दो ऐसी चीज़ लगी कि मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो तो एक्ट और अच्छा हो सकता है। ये मेरा भी एक सजेशन है, एज ए लॉयर भी मैं अगर कहूँ तो, जैसे कि सेक्शन 4 है इसका, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 का, इसके अंदर सेक्शन 3 का सब क्लोज 4 है, वो ये कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग फार्मर्स टू एंटर इनटू रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू नेसेसरी गाइडलाइन अलॉन्ग विद मॉडल फार्मिंग एग्रीमेंट इन सच मैनर एज इट डीम फिट। मतलब कि अगर कोई एग्रीमेंट आप करते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू नेसेसरी गाइडलाइन कि कैसा एग्रीमेंट होगा उसको लेके जरूरत से संबंधित जो गाइडलाइन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। और वो चाहे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एक मॉडल फॉर्मेट, मतलब कि एक ऐसा प्रारूप भी बना के दे सकती है। तो यहाँ में इशू की जगह अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये लिख दे या ये चीज़ आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इशू, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा प्रारूप बना के दे ही देगी, एक ऐसा प्रारूप बना के दे देगी कि ये सबके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट एग्रीमेंट का ये रहेगा। इस एग्रीमेंट में फिर बस कुछ एक कॉलम जो जरूरी कॉलम होते हैं, जैसे किसान के नाम का कॉलम खाली हो गया, स्पॉन्सर के नाम का कॉलम खाली हो गया, कौन सी फसल है उसका हो गया, कितने बीघा में है उसका हो गया, कितना प्राइस है वो हो गया, बाकी सारे स्टैंडर्ड क्लॉज हो कि और ये नियम हो जाए कि इसके अलावा और कोई क्लॉज अगर इस एग्रीमेंट में डलता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। तो किसान को जो एक चिंता होती है कि जो कॉर्पोरेट हाउस हो गए या बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी वो बड़े बड़े लॉयर्स के मार्फत या कुछ ऐसे एग्रीमेंट बना लेंगी या कर लेंगे, हमारे किसानों को दबा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। कुछ तर्क भी देते हैं कि पंजाब हरियाणा में अभी भी ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, वहाँ किसान को ठगा सा महसूस होता है। तो वो चीज़ भी खत्म करने के लिए, वो चीज़ भी खत्म हो जाएगी कि अगर ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के देते जहाँ किसान को भी मालूम है, कंपनी को भी मालूम है कि हम इन नियमों के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, हमें इन नियमों में काम करना पड़ेगा। तो ये मे इशू गाइडलाइन की जगह शैल इशू नेसेसरी गाइडलाइन आ जाए तो ये एक अच्छा हो जाएगा। और दूसरा जो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है कि भाई कोई झगड़ा होता है वो एसडीएम और कलेक्टर के मार्फत सुलझने हो जाए, ऐसा हो जाए कि मध्यस्थता तक का जो दायरा है वो एसडीएम तक हो रख दिया जाए कि भाई जो सुलह कराने की बात है वहाँ तक एसडीएम, ताकि एसडीएम का रोल भी रहेगा तो स्पीडी होने की क्या पता उसको आगे बढ़ना ही नहीं पड़े और वो मध्यस्थता होकर ही वो सल्टारा हो जाए। अगर मध्यस्थता में वो सल्टारा नहीं होता है तो इन चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया जाए, एक स्पेशल एक्ट बना के इस सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल व्यवस्था बनाई जाए, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है आज पर्यावरण से रिलेटेड, या कंज्यूमर एक्ट कोर्ट है, तो उसी तरीके से नेशनल फार्म ट्रिब्यूनल बना दिया जाए या कुछ इस तरीके का जहाँ पे पर्टिकुलर इन चीज़ों से संबंधित ही झगड़ों के बारे में या इश्यूज़ के बारे में डिसीजन लिया जाता है और उसमें फिक्स मियाद कर दी जाए 30 दिन 60 दिन, और वो एकदम मतलब वो एकदम मैंडेटरी हो कि वो 30 दिन मतलब 30 दिन या 60 दिन मतलब 60 दिन में उसका डिसीजन होना ही है। क्योंकि देखा क्या जाता है जैसे कंज्यूमर कोर्ट के भी जो मैटर होते हैं उसके लिए गाइडलाइन तो ये है कि लॉ ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। हम ये देखते ही हैं कि 90 दिन के अंदर वो चीज़ नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई ट्रिब्यूनल जो इन डिस्प्यूट्स पे काम करे फार्म एक्ट के, तो उनको फिक्स मतलब उसमें कहीं भी लीनियंसी ना हो, वो जो टाइम फ्रेम है वो उतना ही रहे कि इतने दिनों में काम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इशू किसानों की उगी हुई फसल से रिलेटेड है या कुछ है, तो उसमें ज़्यादा लिंगर ऑन या ज़्यादा समय बिताने से भी किसानों को नुकसान हो सकता है। तो ये अगर एक चीज़ इसमें इंसर्ट कर देते हैं, जो सरकार कह भी रही है कि हम ये सब चीज़ करने को तैयार हैं, तो अगर ये हो जाता है तो ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बात अपन अगर एक और करें एमएसपी क्या कहता है? मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस। ठीक है, मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस मतलब कि इतना पैसा देने की गारंटी, और वो भी कितने पे है? 23 फसलों पे। अब ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है आप एग्रीमेंट जब करोगे उसके अंदर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इतने रुपए में पर किलो या पर क्विंटल मेरा ये अनाज बिकेगा। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम इतना तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और मार्केट वैल्यू अगर जैसे सपोज करो किसी संतरे उगाए, संतरे की एक तो हो गया कि भाई मैं 30 रुपया पर किलो मुझे संतरा का रेट मिलना चाहिए, ठीक है, उतना मिलेगा। या दूसरा ऑप्शन किसानों के पास में है कि इसमें लिख दे कि भाई एटलीस्ट जो मिनिमम इतना तो मुझे मिलेगा ही, कि मुझे 30 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, और कल को वो संतरा 60 रुपये का होता है। या एपीएमसी में ये चीज़ बकायदा इसमें लिखी गई है कि एक मार्केट में या एपीएमसी के अंदर या कोई भी चीज़ बढ़ती है या उसकी रेट बढ़ती है, तो उसके अनुपात में भी जो बेनिफिट अगर होता है तो वो केवल स्पॉन्सर को नहीं होगा, उसका भी जो रेशियो है वो भी किसान को दिया जाएगा। अब एक बात कही जाती है कि आंदोलनकारियों में तो एपीएमसी के आड़तिए जो दलाल वगैरह हैं इन्होंने अगुवाई ज़्यादा कर रखी है और यही सबको लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ जरूर है कि अगर कोई भी आदमी कहीं पे भी कमा रहा है तो उसकी व्यवस्था एकदम से तो बंद नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ धीरे धीरे बदलाव आए तो अच्छा होता है। तो ऐसे में एपीएमसी के अंदर अलग अलग तरीके के कुछ टैक्स लगते हैं, जैसे कि फार्म एक्ट
मार्केट मार्केट टैक्स हो गया, रूरल डेवलपमेंट टैक्स हो गया, और जो आड़ती है कमीशन टैक्स वगैरह जो भी ये सारे लगते हैं। तो जिस तरीके से इस नए कानून में प्रावधान किया है कि ये टैक्स फ्री रहेगा, तो वैसे ही ये जो एडिशनल टैक्स एपीएमसी पे लग रहे हैं, सरकार को या तो वो भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए, ताकि दोनों मार्केट को एक इक्वल व्यवस्था मिले। फिर किसान को जहां लगता है, जैसा लगता है, वो उस हिसाब से बेच सकता है, उसको उसका जो बेनिफिट जहां दिखेगा। और एपीएमसी में काम करने वालों को भी तो एक मौका मिले ना, वो भी कि अच्छी सर्विस फिर दे सके। और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो जहां अगर कोई कमी रह भी रही है तो होगा। आज मोबाइल डाटा की बात कर लें तो पहले कितना कितना लगा करता था, फोन आता था उसका भी पैसा लगता था। अब देखो कंपटीशन बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते आज 400-500 रुपया में अनलिमिटेड है, वीडियो करो, ये करो, बात करो, सब कुछ करो, सब अनलिमिटेड, महीना महीना चल रहा है। तो ये सब कंपटीशन की वजह से ही हो पाया। तो ये इस एक्ट की बात है। इस एक्ट में कुछ संशोधन अगर हो जाता है तो ये सुधार जरूर होगा। तो हमें कोई भी चीज़ को जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अगर हम इस चीज़ को सीधा बस बवाल खड़ा करेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छा होगा कैसे। तो ऐसे में पथ भ्रमित ना हो, आप ये एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको मौका मिल रहा है, आपको एक अच्छा कुछ करने का मौका मिल रहा है। आज अपन एक चीज़ की बात करें, हरित क्रांति आई, एमएसपी वर्ड तब पैदा हुआ। हरित क्रांति ने लेकिन एक चीज़ जो कि वो दूरगामी तरीके से बहुत दुष्प्रभाव हुआ उसका, हुआ क्या कि हरित क्रांति में गेहूं और चावल की उपज की बात थी। आज भी गेहूं और चावल उपज हो रहा है, और इन दोनों फसलों में जबरदस्त ग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है वो यूज आ रहा है, और जिसकी वजह से हमारा पानी खत्म हो रहा है। अगर पानी, भोजन जरूरी है, पानी भी जरूरी है, फिर पानी, ग्राउंड वाटर, कई शहरों में तो ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। धीरे धीरे पानी का स्रोत ही खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्रॉप पैटर्न को बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हम सोचें कि हमको तो भाई कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हम तो एमएसपी, बस हमने, हमारी जमीन अच्छी है, हम तो पानी दबा के यूज करेंगे और हमारे पास है जितने दिन तो हम यूज करें, एमएसपी बेचते रहें, होगा जैसा देखा जाएगा। ऐसा नहीं। ये कानून सिर्फ किसानों को मंच देने के लिए नहीं लाया गया। सिर्फ यही नहीं है कि किसानों की आमदनी इससे बढ़ाई जा रही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। वो ये कि जो आज पंजाब हरियाणा का किसान सिर्फ गेहूं और चावल उगा रहा है, अगर वो इस तरीके की फार्मिंग करेगा, ये सारी चीज़ इतने प्रोटेक्शन के साथ में फार्मिंग करेगा, और उसको ये पता चलेगा कि यार गेहूं बाजरे से, गेहूं चावल से तो कहीं गुना ज़्यादा मैंने बागवानी का कार्य करवाया, या कुछ ऐसी चीज़, फल उगाए, फूल उगाए, या कुछ कोई और फसल उगाई जिससे मिला, या नेशनल मार्केट में जिसकी डिमांड थी मैंने वो किया। और एडवांस उन्नत तकनीक से मैंने काम किया। तो फिर वो आदमी क्यों करेगा फिर उसको ये एमएसपी या क्यों वो उस चीज़ के लिए करेगा कि उसको, कि भाई मेरे को चावल और गेहूं ही उगाना है। अब दूसरी, लेकिन फिर भी कोई कहने मेरे को तो यही करना है और एमएसपी सरकार खत्म कर देगी, तो सरकार एमएसपी खत्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार पे एक दायित्व और है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको वो अनाज भी तो वितरण करना है। वो अनाज वितरण करने के लिए कोई उगाएगा तभी तो वो खरीदेगी। तो सरकार अपना वो जो प्रावधान है उसको खत्म कर ही नहीं सकती, उसको तो वो चीज़ भी तो देना है। आज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दुनिया का सबसे बड़ा कानून अपन कह सकते हैं, एक सोशल एक्ट के रूप में अगर देखें तो क्योंकि इतने बड़े देश को आज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का, वितरण करने का वो सेटअप है। तो देखिए ये एक्ट आएगा तो इससे कई चीज़ों का सुधार होगा, किसान को अच्छा मंच मिलेगा, वो अच्छा कमाई करेगा। नई नई तकनीक के साथ में पढ़े लिखे लोग स्पॉन्सर बनना चाहेंगे, वो किसानों के साथ मिलके क्यों नहीं करना चाहेंगे, वो भी व्यापार करना चाहेंगे जिससे किसानों को फायदा हो और उन एग्रीकल्चर में नए आयाम निकल के सामने आए। तीसरा, जब ये सब चीज़ें होगी और जब चावल की खेती के अलावा जब लोगों को ये समझ में आएगा कि यार चावल उगा के हमारे पानी की भी इतनी बर्बादी हो रही है, उतना कमाई नहीं हो रही, हम दूसरी चीज़ उगाएं, चावल तो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें जब ऑप्शन मिलेगा कि हमें अन्य खेती में फ़ायदा होने लगा है, तो शायद जो चावल इतने तादाद में उग रहा है वो उगना बंद होगा। जब वो उगना बंद होगा तो एफसीआई का जो भंडारण और ये सारा जो ये स्कैम चलता है, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा अलग तरीके का स्कैम है। जब ये भंडारण होता है, सब कुछ होता है, फिर वो भंडारण हो भी जाता है और वो अनाज बर्बाद भी हो जाता है। तो अनाज बर्बाद हुआ और जो जिस वे में भंडारण हुआ, उन सब तरीके से भी महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लाखों टन अगर अनाज खराब होगा और गवर्नमेंट को अगर सप्लाई करना है तो फिर वापस वही अनाज, वो या तो वो खराब अनाज बेचेगा या फिर दोबारा से उस अनाज को खरीदने में पैसे लगेंगे। जब दोबारा कोई चीज़ खरीदी जाएगी, सरकार का पैसा कहीं जा रहा होगा, तो सरकार वापस वसूली करने के लिए क्या करेगी? अनाज महंगा हो गया तो सब कुछ महंगा हो गया, तो फिर वो महंगाई बढ़ती है। तो ये एक्ट कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इससे फार्मर्स डेवलपमेंट होगा, इससे प्रकृति में सुधार आएगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। हाँ, कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता है, वो अमेंडमेंट होने चाहिए। किसान आंदोलन को भी इस चीज़ के लिए धन्यवाद कि देखिए क्योंकि कोई चीज़ मजबूती से आंदोलन भी अगर होते हैं तो जेन्युइन चीज़ के लिए। आज किसान आंदोलन की जो भी अगुवाई करते हैं उनको एक जिम्मेदारी ये निभानी होगी कि आप सिर्फ किसी कानून का विरोध करके अपनी ताकत दिखा के सिर्फ कानून निरस्त कराने की बात नहीं करें। जब कानून अच्छा है
और ये जो भी विरोध कर रहे हैं उन सबको मालूम है कि कैसे किन चीज़ों के लिए अच्छा है। हमको सिर्फ अपना ही नहीं सोचना, पूरे देश में कानून किसान है, हर किसान के लिए सोचना है, गरीब अमीर हर तरीके का किसान है। और एक कानून सिर्फ एक राज्य या 2 राज्य के लिए नहीं होता, वो सबके लिए है। और जब इसमें सारों को बेनिफिट मिल सकता है तो किसानों की जो अगुवाई हो रही है या जो जितने भी किसान हैं उन सबको, बल्कि सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरीके का विरोध किया, प्रजातंत्र में आंदोलन का जो महत्व है उसको बनाए रखा। उससे क्या हुआ कि अगर कुछ एक्ट में कमियां थी तो वो संशोधन हुआ, तो सरकार आगे कोई भी चीज़, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, यही तो होता है, आज परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती किससे नहीं होती, या कोई भी चीज़ ये एक्ट बन, अमेंडमेंट का मतलब ही ये है कि पहले कुछ था और उसमें सुधारा किया जाए। हो सकता है ये जो चीज़ है वो आगे थोड़े समय में अगर ये लागू हो रहता, कोई कमी और सामने आती तब अमेंडमेंट हो जाता, मगर ये आंदोलन हुआ और ये तुरंत इस चीज़ का अमेंडमेंट अगर हो जाता है तो एक तो ये आंदोलनकारियों के लिए एक भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये सब बहुत बढ़िया है कि देश के लिए आपने एक तुरंत प्रभाव से अमेंडमेंट करके ये कानून आ जाता है अच्छी चीज़ों के साथ में, तो कानून का महत्व और बढ़ेगा। दूसरा, जब आप इन सब चीज़ों के साथ में आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि एक अच्छा कानून आप देश को दे पाएंगे जिसमें आपका भी योगदान होगा। किसी चीज़ को एकदम जीरो करा दिया, तो अगर इस तरीके से जीरो करा देंगे तो आप ये भी तो देखिए, जैसा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि कोई भी रिफॉर्म हो, सड़कों पर उतर जाओ, दिल्ली रोक दो, ब्लॉक कर दो, गिरा दो, ये कर दो, बदलाव आएगा कहाँ से? हमें पर्यावरण चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें भ्रष्टाचार खत्म होता दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हमारे देश में हर कोई उन्नति करे, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी आने वाली पीढ़ी भी कृषि का महत्व समझे, इंपॉर्टेंस समझे, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब ये सब कुछ होना चाहिए तो इन सब चीज़ों के लिए रिफॉर्म्स भी चाहिए। तो मेरा अगर ओपिनियन, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो मैं ये मानता हूँ ये कानून अच्छे कानून है, इनमें 2-3 बदलाव की आवश्यकता है, उन बदलावों को करने के लिए सरकार तैयार भी है। तो ये सब चीज़ करके किसानों को समझना चाहिए, जो भी विरोध कर रहे हैं उन्हें पूरा, अब वो भी ये इतने सर्दी में इतना ठिठुर रहे हैं तो वो एक बार बैठ के जो भी, या तो खुद पढ़ के समझ लें या फिर किसी को अपने पास बैठा के, भैया एक एक वर्ड पढ़ के सुनाओ, एक एक वर्ड का मतलब समझा, एक एक वर्ड हिंदी में, या जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज, कोई पंजाबी समझता है पंजाबी में एक बार वो समझ ले, बाकी तो व्यवहारिक ज्ञान किसान है, किसान से ज़्यादा खेती के बारे में ज्ञान किसको होगा? तो आपको वो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, सारे इसमें कन्फ्यूजन है वो दूर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये प्रयास है, जिससे मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो आपको उसमें कुछ तथ्य नज़र आया होगा। और मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला, जो एक्ट में लिखा है उस चीज़ को है। अब मैं एक एक क्लॉज अगर बताऊंगा तब तो मेरे को 3-4 घंटे लग जाएंगे, और अगर ज़रूरत लगी तो बिल्कुल हर इस एक्ट के एक एक क्लॉज को लेके भी कुछ ब्रीफ में कुछ वीडियो बना के या कुछ आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते जब ये सब चीज़ों का असर हम सब पे ही पड़ने वाला है, तो इसलिए हम चीज़ों को समझें। और यही अपील है कि जल्द से जल्द दोनों पार्टियां, किसान आंदोलन में जो भी किसान भाई बहन जुटे हैं वो, और सरकार बैठ के बीच का रास्ता निकाल के और एक बेहतरीन कानून इस देश में लाए जिसमें स्वागत योग्य कदम हो। हाँ, अंत में एक चीज़ मैं ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि इस एक्ट को देखते हुए अमेंडमेंट होने के बाद में दूरगामी प्रभाव किसानों को लेके, स्पॉन्सर्स को लेके सब कुछ अच्छा है और कंपटीशन में चीज़ें भी उन्नत आएगी, सब कुछ आएगा, मगर आप ऐसा श्योर भी करें कि इससे रिटेल में जब ये बिकने जाएगा, या जब भी जो भी व्यापार, जो स्पॉन्सर्स या जो भी प्लेयर्स वो माल खरीदेंगे और बेचेंगे, तो उसमें भी एक ऐसी पाबंदी जरूर हो कि कल को ये ना हो जाए कि वो जब आम आदमी के खरीदने की बात आए तो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा बिकने लगे या कुछ करे। तो उसको लेके भी कुछ ना कुछ प्रोविज़न आप हो सके तो जब आप अमेंडमेंट कर रहे हैं तो अभी ही डालें, ताकि फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसान एक पर्टिकुलर अमाउंट तक बेच रहा है तो उसके पर्टिकुलर अमाउंट तक ही वो बढ़ोतरी करके रिटेल हो सके, या इतना परसेंटेज तक ही हो सके। इससे ज़रूरत से ज़्यादा भी उसमें कमीशन या मुनाफा जुड़ के ऐसा ना हो जाए कि 4-5 कमीशन एजेंट्स को हटाने के चक्कर में हम कोई बहुत बड़ा कमीशन एजेंट बिठा दें जो उन 4-5 से भी ज़्यादा भारी कमीशन जोड़ के अपन जब बेचने की बारी आए तो बिके। तो उस चीज़ को लेके ज़रूर प्रोविज़न इसमें कुछ ऐसा आना चाहिए कि फार्मर्स के हित के में हो, स्पॉन्सर्स के हित में हो, व्यापार के हित में हो और आम पब्लिक के भी हित में हो। और बाकी ये ओवरऑल अभी तक जितना है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो जाए तो बहुत अच्छा कानून है। इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अजय गोस्वामी पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।